हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। सो आईआरसीटीसी एक टिकटिंग कंपनी है, उसके जो है आज के दिन एक क्वार्टर 3 के नंबर्स आउट हो चुके हैं, जिसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि काफ़ी रिटेलर जो है वो आईआरसीटीसी के अंदर अच्छा खासा निवेश करके बैठे हैं। सो मैंने अपने हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कितना क्वांटिटीज़ आईआरसीटीसी का होना चाहिए एज़ पर मेरा पोर्टफोलियो, वो सब चीज़ें भी जो है इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस अलॉन्ग विद क्वार्टर 3 के नंबर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आईआरसीटीसी के नंबर्स हैं, आज ही के दिन नंबर्स पेश किए हैं। उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है वो 3.5 रुपीज़ पर शेयर के आसपास जो है डिविडेंड भी शेयर किया है। सो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको उसके बदले 3.5 रुपये जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिलेंगे। और उसके जो रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट अगर आप बोलो तो 22 फरवरी के आसपास जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी की रिपोर्ट है, तो इनके इनकम से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस अगर देखेंगे तो 918 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, 918 करोड़ के आसपास की जो इनकम देखने को मिल रही है। टोटल अगर इनकम देख ले जिसके अंदर अदर इनकम भी आ जाती है, तो अदर इनकम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे अभी के लिए। हम लोग सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से, कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे ही कंपनी जो है कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 918 करोड़ के आसपास का जो है इनका रेवेन्यू देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर का अगर देखें तो रफली 806 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। और उसके पहले अगर आप देखोगे तो 540 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा एक साल पहले का। तो एक साल से कितना हो चुका है, 918 करोड़ के आसपास आ चुका है। और पिछले क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे जो क्वार्टर 2 देखने को मिल रहा था, क्वार्टर 2 के अंदर इनका 806 करोड़ था, उससे बढ़ के भी 918 करोड़ के आसपास आ चुका है। 540 से मैं पूरा डबल तो नहीं बट ऑलमोस्ट डबल जो है इनका रेवेन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जो है इनकी इनकम बढ़ी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि खर्चे कितने, क्योंकि कंपनी जो है वो कमाती है उसके साथ ही जो है कंपनी खर्चे भी करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 607 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने खर्चा किया है। एक क्वार्टर पहले कितना खर्चा किया था अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 524 करोड़ के आसपास का खर्चा किया था, और एक साल पहले कितना था, 281 करोड़। सो लगभग जो है वो एक्सपेंसेस भी डबल हो चुके हैं, जितना रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ है उसके साथ ही जो इनके खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 80-85 करोड़ के आसपास का जो खर्चा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो कंपनी ने रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया है, उसके साथ ही खर्चे भी ज़्यादा कर दिए हैं। उसके बाद आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 255 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एक क्वार्टर पहले कितना था, 226 करोड़ के आसपास था। और कंपनी ने एक साल पहले कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, 208 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं 208 करोड़ से 255 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। और 226 करोड़ से अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 255 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने कमाई तो अच्छी की है बट थोड़ा सा इनका मार्जिन प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो मार्जिन मार्जिन अगर देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन तो इस क्वार्टर के अंदर 35% था। उसके पहले अगर आप देखोगे तो 38% के आसपास देखने को मिल रहा था। और एक साल अगर पहले देखेंगे तो लगभग 52% के आसपास जो इनका मार्जिन था। तो 52% से अगर आप मार्जिन देखोगे तो 35% के आसपास। तो रेवेन्यू बढ़ चुका है कंपनी का, रेवेन्यू के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इनका जो ओपीएम जो बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, धंधा करने के बाद खर्चे निकालने के बाद जितना परसेंटेज बीच का बच जाता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो वो जो है वो हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर क्वार्टर के अंदर बढ़ेगा, बट अगर वो बढ़ता रहे या स्टैग्नेंट रहे तो कंपनी के लिए अच्छा है। बट यहाँ पे हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ चुके होंगे, जिस वजह से ये सब इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। सो 38% से कंपनी का प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है। बट अगर रेवेन्यू अगर सेम रहता तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गया, जिस वजह से इनका प्रॉफिट गिर सकता था। बट बढ़ा इसीलिए क्योंकि इनका थोड़ा सा वो रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला, इसलिए मार्जिन गिर गए, फिर भी जो प्रॉफिट है वो कवर होते हुए देखने को मिल रहा है। और एक साल पहले तो अगर 52% के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि अभी 35% के आसपास आ चुका है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्फ्लेशन की वजह से हर कंपनी, बट कंपनी ने जो है वो अच्छे ही नंबर्स पेश किए मैं कहूँगा। सो 3.19 के आसपास जो है इनका ईपीएस देखने को मिल रहा है।
एक क्वार्टर पहले अगर आप देखोगे तो 2.82 के आसपास था, तो 2.82 से बढ़ के 3.19 हो चुका है। और एक साल पहले अगर देखोगे तो 2.61 के आसपास था। तो अच्छा नंबर्स जो है वो कंपनी ने पेश किए हैं ओवरऑल, मैं कहूँगा। मैंने ये बताया कि कंपनी ने जो है वो लगभग 900 करोड़ के आसपास का धंधा इस क्वार्टर के अंदर किया है। अब आपको अगर थोड़ी सी जानने और सीखने की अगर इच्छा है तो आप नीचे जाके ये भी देख सकते हो कि कौन से सेगमेंट से कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया। तो अब यहाँ पे देखोगे तो टोटल 900 करोड़ में से 394 करोड़ जो है वो कंपनी ने केटरिंग, जो खाना कंपनी बेचती है, उससे जो है 394 करोड़ के आसपास का पैसा जमा किया। उसके बाद अगर देखोगे तो रेल नीर, जो पानी का बॉटल बेच बेच के इन्होंने 78 करोड़ जमा किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे इंटरनेट टिकटिंग को बेच बेच के 300 करोड़ के आसपास का पैसा जमा किया है। उसके बाद टूरिज्म को देखोगे तो टूरिज्म में 122 करोड़ इनको मिला है। और स्टेट तीर्थ, ये जो तीर्थ यात्रा करवाती है, एक पैकेजेस जो कंपनी बेचती है, तो उसमें 25 करोड़। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 400 करोड़, ये 300 करोड़, 700 करोड़, 700 करोड़ और ये 800, और ये इसको मिला दे तो लगभग 900 सवा 900 करोड़ के आसपास का जो है इनका धंधा निकल के आएगा। तो पूरा रेवेन्यू जो है वो ऐसे आप देख सकते हो, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बीएससी के ऊपर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। आज के दिन अगर चार्ट की बात करें तो 1.5% के आसपास की जो तेज़ी है वो आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो आईआरसीटीसी के अंदर नहीं होना चाहिए। उसका बड़ा रीज़न एक ही है कि कंपनी जो है वो पीएसयू है। अब गवर्नमेंट जो है इसकी करता धरता देखने को मिलती है, या गवर्नमेंट के डिसीजंस जो है वो इसके ऊपर थोड़े बहुत इसका इफेक्ट भी आते हुए देखने को मिलता है। कोई प्राइवेट कंपनी जैसी नहीं है। तो जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एक्सपोजर, और या मेरा पर्सनली जो है वो पीएसयू कंपनीज़ के अंदर थोड़ा सा एक्सपोजर मैं कम ही रखता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अगर आप एक साल की बात करें तो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 1100 से अभी देखें तो लगभग 650 के आसपास जो है आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी बड़ा हर्डल देखने को मिल रहा है 650 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो एक काफ़ी बड़ा पुश जो है वो देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक अगर आपको एवरेज करना है तो 630 के आसपास के अगर लेवल्स पे अगर आपको ये स्टॉक मिलेगा तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे भी एवरेज जो है स्टॉक को कर सकते हैं। 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने जो है वो 316% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न जो है वो बना के दिए हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट एक ही बात है कि पीएसयू कंपनी है। अगर आप रिलायंस के अंदर या इन्फोसिस के अंदर या टीसीएस के अंदर 10% के आसपास का पैसा अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी के अंदर, कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट 5 से 6% के आसपास का पैसा ही जो है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी के अंदर। और कंपनी के अगर मार्केट कैप भी देखें तो 52,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी ने आज के दिन अगर देखें तो ₹3.5 के आसपास का डिविडेंड भी दिया है। कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी देती है, ग्रोथ भी अच्छी खासी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका एक्सपोजर है वो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए आईआरसीटीसी के अंदर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे, कंपनी ने जब स्टार्ट किया तो लगभग 87% के आसपास इनकी होल्डिंग देखने को मिलती थी। एफआईज अगर देखेंगे तो 1-1.5% के आसपास। पब्लिक सबसे ज़्यादा थी यहाँ पे 8.5% के आसपास, और उनके पैसे भी बने हैं। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ कि पैसे जो है वो यहाँ पे बने हैं, नहीं बने ऐसा नहीं है। और 2.25% के आसपास का जो स्टेक था वो डीआईएस का। तो अभी हम लोग सिर्फ लास्ट 3 क्वार्टर की बात यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं होने का कारण भी ये थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है कि 67.4% के आसपास का जो स्टेक है वो प्रमोटर ने बेचा है, और अभी के लिए देखें तो लगभग 62% के आसपास इनका स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईज अगर देखें तो 5.81 से थोड़ा सा बढ़ा के 6.84 के आसपास देखने को मिल रहा है। और डीआईज अगर देखें तो जितना माल यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेचा है या प्रमोटर्स ने बेचा है वो पूरा डीआईएस ने खरीद लिया है। और अब यहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी जो होल्डिंग है वो लगभग 22% के आसपास। तो पब्लिक ने भी माल बढ़ाया है, एफआईएस ने भी माल को बढ़ाया है, डीआईएस ने भी 3% के आसपास को माल को बढ़ाया है, और प्रमोटर्स ने जो है वो लगभग 4% के आसपास के माल को काटा है। माल काटना कोई बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पे अभी भी देखेंगे तो 62% जो है वो अच्छी खासी होल्डिंग है, कोई ख़राब होल्डिंग अभी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 एनालिस्ट जो है स्टॉक को कवर करते हैं, उसमें से 17% जो है वो बाइंग रेटिंग देते हैं आरसीटीसी के लिए। 31% के आसपास की जो है अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल देखने को मिलती है। अब मैं टिकर टेप की इसके लिए बात करता हूँ क्योंकि एक हमें अनुमान मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सब कुछ अनुमान के ऊपर या प्रेडिक्शन के ऊपर या हम क्या सोचते हैं बस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चलता है। तो 10 लोग 10 पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो उसमें से कल के दिन 2 पॉइंट ऑफ व्यू चल जाएंगे, बाकी के 8 नहीं चलेंगे। तो ये होता है, तो इसीलिए मैं टिकर टेप को, ताकि हमें सिर्फ एक अंदाज़ा, लमसम अंदाज़ा हो
मीडियम टर्म में अगर देखेंगे तो 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और 41% के आसपास की डाउनसाइड, जो कि पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। जब तक कोई गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी तो मुझे नहीं लगता ये 41% का आसपास का कोई डाउनसाइड आएगा। या अगर निफ्टी क्रैश होता है तो ये नंबर्स देखने को मिलेंगे, तब तो जो है सब स्टॉक्स क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है, बट यही है कि एक पीएसयू कंपनी है, सो आपका एक्सपोजर कम होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है। सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल के जो है ये डिस्कस कर सकते हैं। सो ये मेरी कमेंट्री थी फॉर IRCTC। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।